इसमें चुनाव नहीं हो रहा, यही चुनाव हो रहा है। आज जनता त्रस्त है, हर वर्ग बहुत नाराज है और ये नाराजगी सरकार के काम को लेकर के है। ये केस केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है, लेकिन कानून ऐसा कड़ा कर देना चाहिए कि इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं हो। इसमें जब दोषी पाया जाए तब उसको लंबा नहीं लटके। सीवर लाइन जो डाली जा रही है वो हम सबको यहाँ बर्बादी के कगार पर ले आई है। व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। आज पूरे बुलंदशहर का 91,000 ठाकुर इकट्ठा हो गया है। लोग हमारी संख्या नहीं करते, हमको गिनते नहीं, हम सामने खड़े हैं और लोग कहते हैं इनकी संख्या नहीं है। वो विपक्ष वाले चिल्ला रहे थे कि सीबीआई से जांच के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग ही हो। हमने कहा जरूर होनी चाहिए, क्यों नहीं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। क्यों? सर आप अपना परिचय दें। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और हमारी पार्टी ने यहाँ भाई पृथ्वीराज जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और हमारी पार्टी के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्याशी इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ये उपचुनाव है ये 2022 की दिशा तय करेगा और यहाँ हम बीज तैयार कर रहे हैं। इस सीट पर हम जो काम करेंगे वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे लिए एक नमूने के तौर पर होगा। इसलिए इस चुनाव को हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। सर मैं विधायक जी से पूछना चाहूँगा, आप बुलंदशहर से उपचुनाव का इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। जनता आपसे कितना खुश है या कितना जनता आपको समर्थन दे रही है? जनता का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। जनता आज त्रस्त है। कोई भी वर्ग जो बुलंदशहर विधानसभा में, मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बुलंदशहर विधानसभा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा, यही चुनाव हो रहा है। आज जनता त्रस्त है, हर वर्ग बहुत नाराज है और ये नाराजगी सरकार के काम को लेकर के है। यहाँ जनप्रतिनिधि काम नहीं करते, जनप्रतिनिधि सिर्फ मौन बनकर बैठ जाते हैं और जनप्रतिनिधि मौन बन बैठने के लिए नहीं होता है। आज यहाँ व्यापारी परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, युवा परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और शिक्षा मित्रों की भी कोई समस्या हो या कोई समस्या हमारे आंगनवाड़ियों की हो, बहुत सारे समस्या हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रदर्शन उन्होंने किए उसका आज तक कोई हल नहीं निकला है और उसके बाद भी आज तक कोई भी एक ऐसा काम सरकार के लोग ये बताएं बुलंदशहर में जिससे जनता खुश हो, किसी को रोजगार दिया हो, किसानों की उपज का मूल्य उचित दिया हो, बिजली की दर कम की हो, ट्यूबवेल का बिल कम किया हो। तो जब जनता के बीच में रह करके ये काम नहीं कर रहे हैं और जनता को बांटने के लिए, जनता को बर्बाद करने के लिए, व्यापार को त्रस्त करने के लिए आज जो शहर में डिवाइडर लगाए जा रहे हैं, सीवर लाइन जो डाली जा रही है वो हम सबको यहाँ बर्बादी के कगार पर ले आई है। व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं विधायक बनूँगा तो यहाँ ना तो डिवाइडर रहेगा, ना किसी की दुकान टूटेगी, कोई व्यापारी परेशान नहीं होगा, कोई किसान परेशान नहीं होगा। आज किसान का पैसा जो गन्ना मिलों पर पड़ा है, हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। जबकि 1 महीने का अगर बिजली का बिल अगर किसान जमा ना करे तो उस पर पेनल्टी लग जाती है। अब सालों से किसानों का पैसा पड़ा हुआ है गन्ने का, उस पर सरकार क्या उसमें अलग से देती है, क्या ब्याज देती है, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। जनता खुश होगी तभी हम सब लोग इस जनप्रतिनिधि उनका कोई महत्व है। अदरवाइज नमूने ला करके बैठा दिए जाएं। आज जो कमज़ोर प्रत्याशी ला करके यहाँ बैठाए जा रहे हैं या ऐसे प्रत्याशी जो कभी जनता के बीच में नहीं रहते हैं, वो क्या काम करेंगे जनप्रतिनिधि का? ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने घर बैठें और जो जनता के बीच रहने वाले लोग हैं उनको जनप्रतिनिधि बनाएं। जनता यही काम करेगी तब इसका बुलंदशहर का भला होगा और बुलंदशहर नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, एक तरफ बीजेपी वाले जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं और इसमें जबकि केंद्र सरकार में यानी पूरे देश में बीजेपी की सरकार है और पूरे देश की ही मैं बात करूंगा कि बेटी ही सुरक्षित नहीं है और बल्कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा एक मजाक बन गया है और बेटी की जो आबरू है वो हर जगह खुलेआम लूटी जा रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं देता हूँ। पहली बात तो ये है उत्तर प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है, ये बात गलत है। पूरे देश के अंदर ही स्थिति ये है
कि आज हमारी महिलाओं के प्रति लोगों के अंदर सम्मान की कमी आई है, और वो सम्मान इस स्थिति से कम आया है क्योंकि कुछ फेक केस भी बनते हैं, जैसे हाथरस में है। वो इस तरह के केस जो घरवाले ही मार दे बेटी को और किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को टारगेट किया जाए, तो जानबूझकर इस तरीके के केस मुआवजे लेने कर भी लिए आते हैं। इस तरीके के केस केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है, लेकिन कानून ऐसा कड़ा कर देना चाहिए कि इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं हो। इसमें जब दोषी पाया जाए तब उसको लंबा नहीं लटकाया जाए, तुरंत ही या ऑन स्पॉट उसको सजा दी जाए। लेकिन फेक केसों के ऊपर इस तरह की घटना जैसे हाथरस में ड्रामाबाजी की गई, ऐसे ड्रामे नहीं किए जाएं, वरना लोग हर एक पीड़ित, वास्तविक पीड़ित को भी गलत समझेंगे। सर, आपने अभी कहा था कि केस फेक है। केस फेक है या सही है वो तो कोर्ट करेगा, अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन सर वहाँ कोर्ट कैसे क्लियर करेगा? सर मेरा एक सवाल, मैं करता हूं क्लियर। सर मेरा एक सवाल, सर मेरा एक सवाल। आरोपित व्यक्ति नार्को टेस्ट की मांग करता है, जी जी, तब आरोपित व्यक्ति यदि नार्को टेस्ट की मांग करता है और जिसको पीड़ित बताया जाता है वो मना करता है, तो पीड़ित तो बदल गया ना। पीड़ित तो वो है ना जिसे आरोपी बनाया गया। सर ऐसा कानून कहाँ है कि ऐसा कानून, एक बेटी जो जिसकी डेथ हो जाती है और पुलिस वाले उसके घर वालों को नहीं देते हैं, सौंपते हैं, उसका अंतिम संस्कार बगैर रीति रिवाज के और बगैर पूछे उसको जला दिया जाता है। उसके बाद उसकी माँ रोते में कहती है कि मैं हल्दी लगाती हूँ। उनका अपना अपना कोई माँ नहीं कहती, माँ से कहलवाया जाता है कि वो भाभी थी वहाँ। जी जी, अच्छा। और माँ से कहलवाता है चंद्रशेखर रावण, माँ से कहलवाते हैं वो लोग जो देश को और देश की संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं। आपका कहना है उसकी माँ का इंटरव्यू हमने भी देखा है, कुछ नहीं कहा उसकी माँ ने। तो दिक्कत क्या है कॉल डिटेल्स निकालने में? दिक्कत क्या है इससे पहले उसकी किस किस से बात हो रही थी? क्यों उसका भाई आरोपित नहीं हो सकता क्या? उसकी माँ नहीं होती क्या? ऑनर किलिंग इस देश में होती नहीं क्या? सर आपका कहना है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं, बीजेपी से जो विपक्ष पार्टियां हैं, सारी बात है कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की, कुछ गंदे लोगों। तो हाथरस केस पर राजनीति हो रही है। हाथरस केस में राजनीति हो रही है, जबरदस्त राजनीति हो रही है। जैसे हाथरस केस में पीड़ित कौन है इसकी तो अभी पहचान ही नहीं हुई। पीड़ित पक्ष कौन है ये तो अब सीबीआई की जांच हो जाने दीजिए। जिनको पीड़ित कहा जा रहा है वो पीड़ित नहीं है, वो तो वास्तव में हत्यारे भी साबित हो सकते हैं। अभी तो जांच चल रही है ना। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, नार्को टेस्ट है, आप पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। आप बात कर रहे हैं घर को घेरने की, वो नक्सली भाभी कहां से आई वहां? वो कैसे पहुंच गई? यदि घर गिरा हुआ था तो घर नहीं गिरा हुआ है, ये घर घेर रखा है लोगों ने ताकि 14 दिन बाद इसकी रणनीति बनाकर 100 करोड़ रुपए खाकर जो विदेशी फंडिंग हुई है, जिससे ये प्रकार का वो किया जाए। सर हाथरस में कांड हुआ था, यहाँ का चुनाव लड़ रहा है, चुनाव है, इसमें इन चीजों का ज्यादा मुद्दा नहीं है। आप दूसरी बात जो पूछ रहे थे वो पूछिए। जी, दूसरी बात सर मैं पूछूंगा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान जी, पृथ्वीराज सिंह जी, तो क्या आपकी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हाथरस गया था जो अभी आप कह रहे हैं, या क्यों नहीं गया? हमारी ही टीम ने जाकर हाथरस में जो वास्तविक पीड़ित है, जिनको आरोपित बनाया हुआ है, उनकी बात पहुंचाई कि ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए। वो विपक्ष वाले चिल्ला रहे थे कि सीबीआई से जांच के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग ही हो। हमने कहा जरूर होनी चाहिए, क्यों नहीं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। क्योंकि हम सुनपेड़ फरीदाबाद के पीड़ित हैं, ऐसे ही हमें बदनाम किया गया था वहां, और जानबूझ के वहां उल्टा निकला। घर के लोगों ने आग लगाई थी और सब फंसाया दूसरे लोगों को। जा सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा, अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आती है या बुलंदशहर उपचुनाव की सीट आप जीतते हैं, तो जो दबे हुए किसान हैं या अनुसूचित जाति के कुछ लोग हैं या गरीब लोग हैं या जिन लोगों को सरकार द्वारा या किसी भी जो लोग हैं जो बुरी संगत के उनके द्वारा दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को कितना बुलंद करेगी पार्टी, और हर गरीब के साथ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कितना साथ देगी, या प्रत्याशी जो हैं अगर सत्ता में आते हैं तो कितने गरीब लोगों के साथ? हमारा प्रत्याशी गरीब के साथ है, किसान के साथ है, और आप जो अभी बता रहे थे अनुसूचित जाति के लोग, ये गलत बात है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पीड़ित हम ठाकुर हैं, जिन्हें बदनाम किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं ठाकुरवाद की सरकार है, और हाथरस में हमारे आरोपितों को वहां ऐसे बंद कर दिया गया। केवल एक प्रेम प्रसंग जैसा मामला था। अभी सुरेंद्र सिंह वाला जो केस चल रहा है बलिया में, वो किस लिए है? वो धीरेन्द्र सिंह जिसने अपने परिवार की एक मौत सहन कर ली और उसके प्रत्युत्तर में गोली चलाई, उसके ऊपर ऐसा किया जा रहा है जैसे वो देशद्रोही है। तो पीड़ित तो हम ठाकुर हैं, हमसे ज्यादा पीड़ित इस समय कोई नहीं है। और यही कारण है कि आज पूरे बुलंदशहर का 91,000 ठाकुर इकट्ठा हो गया है। लोग हमारी संख्या नहीं करते, हमको गिनते नहीं, हम सामने खड़े हैं और लोग कहते हैं इनकी संख्या नहीं है। यहाँ 45,000 राजपूत है और 45 और 46,000 हमारा
रांगड़ भाई राजपूत है, उन्होंने पूजा पद्धति बदली है, बाप नहीं बदला। उनका आज भी रक्त यही है। हम सब मिलकर 91,000 अपने घर को तैयार करने के बाद यहाँ जो पीड़ित ब्राह्मण है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पीड़ित हुआ है और अनायास ही सरकार की बेवकूफियों के कारण हम ठाकुरों को निशाने पर ला दिया गया। इस कारण से ब्राह्मण हमारे साथ है। जैसा अभी बताया था भाई पृथ्वीराज जी ने, व्यापारियों को चोर बता दिया गया। क्या चोर है इस देश के व्यापारी? सरकार किसान का जो नई नीति लाई है उसमें आड़तियों को चोर कह रही है। क्या चोर है वो इसी देश के लोग हैं, पाकिस्तान के नहीं है। 10% 15% कमीशन खाते हैं, लेकिन जो ये बड़ी बड़ी अडानी अंबानी की कंपनियां आएंगी, ये अरबों खाएंगी और इन सरकारों को देंगी। इसलिए जानबूझकर ये लाया जा रहा है। पृथ्वीराज जी यदि चुनाव जीतते हैं, मैं आपको कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका ये बिल्कुल आश्वस्त कर देता हूं, बुलंदशहर में मुझे नहीं पता रोड बना पाएंगे नहीं पड़ाएंगे क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन बुलंदशहर के नागरिक को बुलंदी से जीने का अधिकार मिलेगा। ये वही बुलंदशहर है जो मात्र दिल्ली से 70 किलोमीटर है। यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। 70 साल में 70 किलोमीटर की रेलवे लाइन नहीं बनी इनसे। मथुरा से रेलवे लाइन नहीं है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चे कोटा में और पिलानी में पढ़ने जाते हैं। ये शर्म की बात है। दिल्ली 70 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ देखिए आज क्या स्थिति है, बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है। किसानी किसानी किसानी, अरे 2 क्विंटल धान होता है, उसकी 3,000 कीमत नहीं है, 3,000 उसमें लागत आती है। कहां जाएंगे ये बच्चे? इसलिए हमारा विधायक जीतेगा नहीं, जीतेंगे। क्यों? कि हमारा यहाँ मुकाबला किसी से है ही नहीं। सारे 2 नंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि नंबर 2 पर कौन आए। यूनुस वो कैसे समझता है? कोई कह रहा है मुसलमानों के 1 लाख वोट हैं। अरे भाई, उन मुसलमानों में हमारे भी तो भाई हैं। जो हमारे रांगड़ भाई हैं वो तो 46,000 हैं। वो तो अपने भाई के साथ बैठेंगे। पृथ्वीराज चौहान की समाधि लाने वाले अपने पूर्वज के शेर सिंह राणा के साथ बैठेंगे और बैठे हुए हैं। भाई अमजद राणा जी का फोटो आपने देखा होगा, पोस्टर में लगा हुआ है। और उनसे बड़ा रांगड़ राजपूतों का कोई लीडर नहीं है यहाँ, और वो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। राजपूत भाई आज 99% गोल बंद हैं। बीजेपी का कुछ लोगों ने जिन्होंने पटका ले रखा है, उनकी मजबूरी है, पर मुझे पता है वो मेरे भाई हैं। वो वोट चारपाई पे ही देंगे, वो खाट पर ही देंगे। क्योंकि जब 3 जाट भाई लड़ रहे हैं, सारे जैंत के लिए बच सकते हैं, तो क्या शेर सिंह राणा जैंत की तरह हमारे भाइयों का नहीं है? और इसके अलावा छोटी छोटी जातियों की बुलंदशहर में कोई कदर नहीं करता? क्या उनके वोट नहीं है? क्या उनको मताधिकार नहीं है? उन सबको हम अपने सिर माथे पर रखकर अपनी चारपाई पर बैठाएंगे और सारा की सारा ये जन समुदाय हमारे साथ है। आप देख लेना, फिजा बदल रही है। गांव-गांव में जाके आप देखिए, आज सारे के सारे लोग बात समझ गए हैं कि यदि यूनुस की गुंडागर्दी से बचना है तो पृथ्वीराज सिंह जैसे दमदार आदमी को सामने लाना होगा। उसे नहीं जिनको चारपाई से उठाकर बैठाकर गाड़ी में बैठाया जाता है। लखनऊ में गलती से विधायक जीत गई तो वहां भी लेके जाना पड़ेगा। ये कोई दादालाई सीट नहीं है। यहां से चुनाव टिकट तय होगा, यहां लोग तय करेंगे लखनऊ में कौन जाएगा, नहीं कि लखनऊ वाले तय करेंगे कि साहब विधायक जी मर गए तो उन्हीं की विधवा माता जी को, उनताई जी को वहां चुनाव में खड़ा कर दिया जाए। ऐसा नहीं होने दिया जाए। ठीक।